पिछली बार हमने तयो सिद्धि संचर प्रतिसंचर च और परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम इस पर बातचीत की थी। तो आज हमारे जो 2 सूत्र हैं, अगर समय मिले तो 3 सूत्र भी चर्चा कर सकते हैं। वो है प्रवृत्ति मुखी संचर गुण धारायाम और निवृत्ति मुखी प्रतिसंचर गुणावक्षयेण। इसके बाद समय मिला तो दृक् पुरुष दर्शनम शक्तिश्च। तो चूंकि हर सूत्र अपने पिछले सूत्र से कनेक्टेड है, हर सूत्र में जो बात कही जा रही है वो पिछले सूत्र के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है और उसी का एक्सटेंशन है। धीरे धीरे ये पूरा जो पहला चैप्टर है ब्रह्मचक्र, ये जो पहले ही दिन जिक्र किया था कि शिव के ऊपर शक्ति के प्रभाव से जो ये सृष्टि हो रही है, ये पहले संचर क्रिया और फिर प्रतिसंचर क्रिया से संपन्न होती है। तो आने वाले सूत्रों में भी और इन सूत्रों में भी इस सृष्टि चक्र के या ब्रह्म चक्र के एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला गया है सूत्रों के माध्यम से। तो ये एक्सटेंडेड थॉट ही है और उसका पुष्टिकरण है। अभी पिछली बार जो हमने कहा था कि सूत्र नंबर 4 परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम, ये परम शिव नाम एक नया नाम आया है। लास्ट टाइम इसकी चर्चा थोड़ी हुई थी, पर इस बार उसको और एक्सटेंड करते हुए फिर ये जो प्रवृत्ति मुखी संचर है और निवृत्ति मुखी प्रतिसंचर है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते जाएंगे। तो परम शिव पुरुषोत्तम विश्व का केंद्र है, ये ब्रह्मचक्र की बात है। ब्रह्मचक्र में जो न्यूक्लियस है, जैसे हर सिस्टम का एक न्यूक्लियस होता है, हमारा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका एक न्यूक्लियस है। हम बड़े चक्र की बात करें, सोलर सिस्टम, उसका न्यूक्लियस सन है, सोलर एनर्जी है, सूर्य है। उसी तरह ये जो विराट ब्रह्म चक्र है, जो आंख से दिखने वाले सत्ता के पार है, जो देश काल पात्र के पार है, जो बियॉन्ड वर्ड्स है, जो बियॉन्ड एक्सप्रेस्ड यूनिवर्स है, ब्रह्मचक्र का वो भाग जो बियॉन्ड एक्सप्रेशन है, जिसे हम अपने इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, उसका केंद्र परम शिव है। और परम शिव से ही पहले संचर क्रिया और फिर प्रतिसंचर क्रिया निष्पन्न होती है। परम शिव से जब कनेक्ट होना है, दर्शन की सूत्र की बात है ये, जब कनेक्ट होना है तो साधना मार्ग से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वैयक्तिक जीवन में, मनुष्य जीवन में ये परम शिव कहाँ पे है? ये हमारे सहस्रार चक्र में है। जब हम दर्शन का अध्ययन करते हैं तो पैरेलल साधना भी हमारे साथ चलनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट, तभी उसके परिणाम मजबूत आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे। वरना जो मैं बार बार कहता हूं कि दर्शन का अध्ययन केवल बौद्धिक अध्ययन होगा, ये वैसा ही होगा जैसे हम किसी फिजिक्स केमिस्ट्री को बस पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ आत्मबोध होना, चूंकि ये बात भी अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो यूनिवर्स में है वो ह्यूमन स्ट्रक्चर में है। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर में ही हमें ये जानना है कि ये परम शिव कहाँ है। तो साधना मार्ग में जो 9 चक्रों की बात है, इंपॉर्टेंट 7 है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये सहस्रार में परम शिव का निवास है और जीव भाव है मूलाधार में। तो मूलाधार जो लोवेस्ट चक्र है मनुष्य का, वहां पे हमारा अस्तित्व है। हम जो भी हैं उसकी वजह वो मूलाधार चक्र है और उस मूलाधार चक्र में सोई हुई डिवाइन फोर्स है। और वो शक्ति जो डिवाइन एनर्जी है, जिसका जिक्र पहले हुआ है, उसकी जर्नी थ्रू ऑल द चक्रास इज मीटिंग द परम शिव। ये जो मीटिंग है, ये जो पुरस्चरण है, ये जो पुनः मिलन की बात है, पहले वो अलग हो गई, वही शक्ति पहले शिव से अलग होकर इतना बड़ा सृष्टि कर रही है, जिस सृष्टि चक्र का हम अध्ययन कर रहे हैं अभी। और फिर मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के स्ट्रक्चर में ये संभावना बनती है कि वो शक्ति पुनः शिव के पास चली जाए। और उसके लिए साधना की जरूरत है, उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। और हर चक्र को बेदती हुई जब वो अपने चरम धाम, अपने परम धाम में पहुंचती है, तो ही मनुष्य जीवन
संपूर्ण माना जाता है तो ही मनुष्य जीवन सार्थक माना जाता है। नहीं तो एक मौका मिला था और उस मौके को हमने गंवा दिया, ऐसा कहना पड़ेगा। तो ये परम शिव वाला जो सूत्र था, पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम, ये जो सूत्र लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल साधना से जोड़ते हुए ये बताने की कोशिश की है कि इन परम शिव से हम मिल सकते हैं। अभी हम परम शिव से बहुत दूर हैं। अभी हम जैसे हैं नॉर्मल साइकोफिजिकल वर्ल्ड में या साइकिक वर्ल्ड में, हम परम शिव से बहुत दूर हैं। तो ये साइको स्पिरिचुअल जर्नी में ही हम परम शिव के पास आना शुरू करते हैं, और जब हम पास आते हैं तो हम धीरे धीरे उसमें मिल जाते हैं और हमारा जो वैयक्तिक अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो ये वैयक्तिक अस्तित्व, ये जो यूनिट स्ट्रक्चर हमने रखा है, ये संचर और प्रतिसंचर क्रिया के माध्यम से ही निष्पन्न हुआ है। तो ये कुछ बातें इस सूत्र से जुड़ी थी जो पिछली बार रह गई थी। परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। अब हम आते हैं अगले सूत्र पे। प्रवृत्ति मुखी संचर गुण धारायाम और निवृत्ति मुखी प्रतिसंचर गुणावक्षयेण। गुण धारायाम, इसमें जो जो शब्द है थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो ये कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। प्रवृत्ति का मतलब है एक्सट्रोवर्सल, फ्रॉम सटल टू क्रूड। When the movement is from subtle to crude or from सूक्ष्म to स्थूल, then we call it प्रवृत्ति। और निवृत्ति है इसका रिवर्स, फ्रॉम स्थूल टू सूक्ष्म, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। तो निवृत्ति मुखी ऐसा चिंतन है। साधारण भाषा में भी, ये संस्कृत भाषा में इस तरह से उपयोग होता है कि अगर हम अंतस में अंतर चेतना का चिंतन कर रहे हैं तो ये निवृत्ति चिंतन है, और अगर हम बहिर्जगत का अध्ययन कर रहे हैं, बाहर के जगत में कुछ सोच विचार कर रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति मुखी है। तो प्रवृत्ति मुखी, निवृत्ति मुखी, इस तरह से यूज किया जाता है। इवन संस्कृत में जब बोलचाल की भाषा में भी वो तो निवृत्ति मार्ग पे चला गया, ऐसा बोलते हैं किसी किसी व्यक्ति के लिए। जब कोई साधु मार्ग पे चला जाता है, संन्यास मार्ग पे चला जाता है, तो उसे यही कहते हैं कि वो तो निवृत्ति मार्ग पे चला गया। तो वो एक दूसरे ट्रैक पे गया है, वो इंट्रोवर्शियल ट्रैक है, या अगर प्रवृत्ति पे ही है तो एक्सट्रोवर्शियल ट्रैक है। इसको हम और दूसरी भाषा में, मॉडर्न साइंस की भाषा में, सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, इस तरह से भी कह सकते हैं। सेंटर है, न्यूक्लियस है। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसका जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, और सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो एक डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट है, यानी प्रवृत्ति मुखी मूवमेंट है। और अगर ये डिस्टेंस कम हो रहा है, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये निवृत्ति मुखी है, यानी सेंट्रीपिटल है। तो सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सेम एक्सप्लेनेशन अप्लाइज टू विद्या एंड अविद्या। विद्या का भी जो मार्ग है वो सेंटर के नजदीक आने वाला मार्ग है, न्यूक्लियस के नजदीक आने वाला मार्ग है, और अविद्या का जो मार्ग है वो न्यूक्लियस से दूर होने का मार्ग है। तो इस तरह से हम इसे विद्या और अविद्या से भी समझ सकते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से समझ सकते हैं, और प्रवृत्ति मुखी या निवृत्ति मुखी से समझ सकते हैं। अब इसमें और दो शब्द है, गुण धारायाम, इसमें आता है संचर में, और गुणावक्षयेण प्रतिसंचर में आता है। पहले संचर क्रिया की गुण धारायाम को समझते हैं। गुण धारायाम का मतलब है गुणों को धारण करना। अब यहाँ बार बार गुण की बात आती है। पूरे ब्रह्मचक्र में आप देखेंगे कि गुण का जिक्र कई बार हो रहा है, और ये गुण क्या है? सत्व, रजस और तमस। इन तीन गुणों से ही शक्ति काम करती है या प्रकृति काम करती है। तो प्रकृति और पुरुष बोले या शिव और शक्ति बोले, जो हमने शुरू के चैप्टर्स में समझा कि शक्ति अपने तीन गुणों से शिव को बांधना शुरू करती है,
और बांधना गुण का एक अर्थ बांधना भी है, बंधन की क्रिया। अब बंधन तो रस्सी से बांधा जाए ऐसा है, एक एक्सप्लेनेशन इसका ये भी है, लेकिन गुण प्रभाव डालता है, गुण दबाव डालता है, एक प्रेशर डालता है, एक फोर्स की तरह काम करता है। जिस फोर्स को हम लोगों ने मॉडर्न साइंस में समझा है, उस फोर्स का जिक्र, उस प्रेशर का जिक्र बहुत पहले दर्शन के गुरुओं ने किया है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी उसी गुण त्रय का जिक्र करते हुए ये बताते हैं कि गुण को धारण करना संचर क्रिया है। तो गुण को धारण कैसे हो रहा है? शक्ति जब दबाव डालती है तो सबसे पहले शिव के अंदर या पुरुष के अंदर सत्व गुण से आई एम, ये बोध जगता है, मैं हूं। महतत्व, कॉस्मिक महतत्व कहेंगे इसे। कॉस्मिक साइकिल में इस स्टेज का नाम है, इस अवस्था का नाम है कॉस्मिक महतत्व, भूमा महतत्व, द कॉस्मिक आई फीलिंग। कॉस्मोस को जो अभी एक्सप्रेस्ड नहीं है, जो अभी तक पंच महाभूत में नहीं आया है, उसको ये एहसास हो रहा है हुआ और इतना आनंद से भरा हुआ। ये कॉस्मिक महत्व की बात है। तो ये सत्व गुण के प्रभाव से होता है। फिर उसके बाद कॉस्मिक अहम की अवस्था आती है रजोगुण के प्रभाव से। तो ये गुण धारायाम की जो बात है, सत्व गुण का प्रभाव पड़ता है तो महत्त्व बनता है। फिर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है तो अहम, कॉस्मिक अहम का बोध आता है। कॉस्मिक अहम इससे, कॉस्मिक महत्व से थोड़ा सा स्थूल है। तो ये महत्त्व, कॉस्मिक महत्त्व कॉस्मिक अहम तत्व में क्रिएट हो गया, और कॉस्मिक अहम में उसे अपने मैं का तो एहसास है ही, और वो डूअर का भी एक एहसास आना शुरू हो जाता है कि वो किसी क्रिया में रत है, क्रिया हो रही है। इस क्रिया का बोध, इस क्रिया का एहसास कॉस्मिक लेवल पे होना शुरू हो जाता है। अभी भी ये पंच महाभूत के लेवल पे नहीं आया है जिसको हम आंख से देख सकते हैं, अभी भी ये सूक्ष्म जगत की चीज है। तो ये रजोगुण से हो रहा है, और इसके बाद तमोगुण का जब दबाव पड़ता है तो कॉस्मिक चित्त की सृष्टि होती है, या भूमा चित्त या भूमा मन की सृष्टि होती है। तो ये और ज्यादा स्थूल क्रिया हो गई। तो संचर क्रिया में यही पुरुष या शिव पहले कॉस्मिक महत्त्व बनते हैं, फिर कॉस्मिक अहम बनता है, फिर कॉस्मिक चित्त बनता है। इस कॉस्मिक चित्त के बाद हम देखते हैं कि पंचभूत में सृष्टि क्रिएट हो रही है। तो ये पंचभूत को लेकर आने वाले सूत्र हैं। अभी इस सूत्र में इतना ही एक्सप्लेन है कि संचर क्रिया महत, अहम और चित्त के लेवल पे क्रिएट हो रही है, यानी गुण उसके ऊपर धारण हो रहा है, और इन गुणों की वजह से वो और ज्यादा स्थूल से स्थूलतर होती जा रही है। और इसका स्थूलतम रूप तब आएगा जब ये पंच महाभूत के सबसे ग्रॉस एलिमेंट पृथ्वी तत्व तक पहुंचेगा। ये इसका सबसे स्थूलतम रूप होगा संचर क्रिया का, जो आने वाले सूत्रों में एक्सप्लेन होगा। उसी तरह जो इसके बाद का सूत्र है वो है निवृत्तिमुखी प्रतिसंचर गुणावक्षयेण। अब निवृत्तिमुखी में क्या है? ये गुण धीरे धीरे दुर्बल होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। इन गुणों का प्रभाव कम से कम होना शुरू होता है। संचर क्रिया में जब चित्त की सृष्टि हुई तब और दबाव के कारण वो पंच महाभूत में सृष्ट होना शुरू होता है, जिसमें पहले आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व क्रिएट होता है। यहाँ पृथ्वी तत्व तक आते आते हमारे पास स्थूलतम अवस्था संचर क्रिया की आ जाती है। ये पंच महाभूत को हम अपनी आंखों से भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब तक प्रतिसंचर की क्रिया नहीं होती, जब तक जीव का क्रिएशन नहीं होता, तब तक देखने वाला कोई नहीं है। संचर की जो पहली धारा है
उसमें जब वो पृथ्वी तत्व तक क्रिएट करती है तब तक जीव भाव या जीव देह क्रिएट नहीं हुआ है। ये एक धारा यहां तक चली आई है और ये धारा चलती रहती है करोड़ों वर्षों तक। पृथ्वी के इतिहास में भी ऐसा है कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी बस एक आग का गोला के रूप में ही रही और वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होता गया, धीरे धीरे ठंडा होता गया, फिर वो जल का स्रोत बनी। तब वहाँ धीरे धीरे जो है जो सृष्टि का जो बेसिक स्टफ है, चेतना, वो उसके जरिए पहले सिंगल सेल फिर मल्टीपल सेल और इस तरह से जीवन शुरू होने लगा। या एल्गी से या अमीबा से जो जीवन शुरू हुआ, जिसका अध्ययन साइंस करता है या बताता है, तो वो यहाँ प्रतिसंचर क्रिया के जरिए ही हो रही है। तो संचर क्रिया बहुत समय के बाद पृथ्वी तत्व तक लौट आया और अब इसके बाद वो और गुण का प्रभाव हो नहीं सकता है। तमोगुण अपना श्रेष्ठ प्रभाव डाल चुका है पृथ्वी तत्व पे और अब जब तमोगुण और प्रभाव डालता है तो जड़ स्फोट की क्रिया हो जाती है। ये अपने आप में एक सूत्र है, आगे चल के इस सूत्र पर भी बात होगी। ये एक अलग से सूत्र है कि जड़ स्फोट क्या होता है और जड़ स्फोट के माध्यम से वो जो पृथ्वी तत्व बहुत घना था, सॉलिड था, उसके अंदर एक विस्फोट होने से, वो चूर्ण होने से वो एक अलग सत्ता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो लोवेस्ट माइंड बनना शुरू होता है। जब लोवेस्ट माइंड बनना शुरू हुआ विथ अ डिफरेंट बॉडी, वो सिंगल सेल कहें, मल्टीपल सेल कहें, लोअर प्लांट कहें, एनिमल कहें, हायर एनिमल कहें, धीरे धीरे मनुष्य कहें, तो यहां से एक नई क्रिया शुरू होती है। फिर गुणावक्षयण की क्रिया है। ये जो क्रिया है यहां से जब माइंड क्रिएट हुआ, पृथ्वी तत्व से ही यानी सॉलिड फैक्टर से ही माइंड क्रिएट हुआ, तो यहां पे गुण थोड़े से दुर्बल होने शुरू हुए। तीनों गुण अपनी तरह से तो मौजूद हैं ही, तीनों गुण अपना कार्य कर ही रहे हैं, तीनों गुण का प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन माइंड के आने से, माइंड के जन्म लेने से, ठीक वैसे ही माइंड जन्म लेती है जैसे हमने कॉस्मोस के लेवल पे देखा, उसमें महत से अहम, अहम से चित्त क्रिएट होता है। यहाँ रिवर्स होता है, यहाँ पहले चित्त क्रिएट होगा, फिर चित्त के साथ साथ अहम क्रिएट होगा, फिर अहम के साथ साथ महत क्रिएट होगा। ऐसा करके नीचे से ऊपर जाने वाली क्रिया है ये प्रतिसंचर की क्रिया, जिसमें गुणों का प्रभाव धीरे धीरे कम से कमतर होता है। गुण कौन है? यही तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, और इन्हीं गुणों का प्रभाव कम होता है। पहले ये ज्यादा कंडेंस्ड बॉडी क्रिएट कर रहे थे, पहले ये ज्यादा कंडेंसेशन के साथ काम कर रहा था, अब ये तीनों गुण थोड़े से लूजन अप हो रहे हैं और नई चीजें क्रिएट हो रही है। नई चीज में सबसे पहली चीज या इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंड। माइंड का क्रिएशन ये गुणावक्षयण की वजह से हुआ है। अगर गुणावक्षयण नहीं होता तो माइंड भी क्रिएट नहीं होता। तो इस तरह से लोअर माइंड, फिर हायर माइंड, फिर हाईएस्ट माइंड। तो ये जो धारा है प्रतिसंचर की, यहाँ पृथ्वी तत्व से शुरू होती है और मनुष्य तत्व तक पहुंचती है। मॉडर्न साइंस में इसका अध्ययन चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो प्रतिसंचर धारा डार्विन की थ्योरी से बहुत ज्यादा मेल खाती हुई थ्योरी है और सिर्फ डार्विन की थ्योरी में शिव तत्व का अभाव है, पुरुष तत्व की कमी है। डार्विन ने शिव तत्व या पुरुष तत्व की व्याख्या नहीं की। उन्होंने नेचर के साथ ही, प्रकृति के साथ ही इस मूवमेंट को समझाया, बताया, जो आज तक एक एवोल्यूशन की थ्योरी के रूप में चर्चित है। पर यहाँ आनंद सूत्रम में आनंद मूर्ति जी इस एवोल्यूशन की थ्योरी को तो रख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्वोल्यूशन को इन्वॉल्व किया है। पहले संचर इज इन्वोल्यूशन एंड प्रतिसंचर इज एवोल्यूशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन में शिव तत्व पूर्ण रूप से मौजूद है। शिव तत्व इज द ओरिजिनल स्टफ। प्रकृति का दबाव पड़ता है तो शिव पर ही पड़ता है, तो शिव कहीं चले नहीं जाते हैं, शिव कहीं हट नहीं जाते हैं, शिव सिर्फ कंडेंस हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी तत्व तक आते आते शिव अगर एक पत्थर है तो उस पत्थर में शिव मौजूद हैं, वो बहुत ज्यादा अनएक्सप्रेस्ड है,
अनमैनिफेस्टेड है, और 3 गुणों के माध्यम से बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रकृति का दबाव है। तो प्रकृति ने शिव को कहीं स्पेस नहीं दिया है एक्सप्रेस होने के लिए, इसलिए वो इंटर एटॉमिक स्पेस बोलो या इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलो, वो है ही नहीं। पत्थर में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, लेकिन पत्थर में या जड़ तत्व में विस्फोट होने से वो स्पेस क्रिएट होना शुरू होता है, और शिव फिर धीरे धीरे प्रकृति से मुक्त करते हैं अपने आप को, या प्रकृति ही शिव के ऊपर अपना प्रभाव धीरे धीरे कम करती है। और हम देखते हैं मनुष्य का जीवन, जहां प्रकृति का प्रभाव तो है भरपूर, लेकिन कम है, कम से कमतर हो गया है। और मनुष्य के पास एक सौभाग्य है मनुष्य का कि वो उस शिव के पास वापस जा सकता है। वो शिव जो उसके भीतर ही है, वो शिव जो सहस्रार चक्र में मौजूद है, वो शिव जो उनके अंतस में है बोधि के रूप में। ये बोधि और बुद्धि की चर्चा भी आने वाले सूत्रों में होगी। तो इस तरह से मनुष्य के पास ये स्कोप है कि हम इन शिव तत्व से कनेक्ट हो जाएं। तो ये 2 सूत्रों की बात मैंने आज की। इसके साथ साथ एक और सूत्र, अगला सूत्र है, वो इसके बाद का सूत्र यानी 5वां, 6ठा और 7वां सूत्र जो है उसकी बात कर रहा हूं। दृक् पुरुष दर्शनम शक्तिश्च। यहां पे इसी सूत्र से ये जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है ये एनलाइटेंड हो जाती है, ये लिफ्ट अप हो जाती है कंपेयर्ड टू अदर साइंटिफिक थ्योरीज। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डार्विन की थ्योरी का जिक्र किया। डार्विन ने भी एवोल्यूशन की थ्योरी तो सामने रखी, और एक बहुत ही मजबूत थ्योरी सामने रखी, जिस पर आज भी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई होती है। लेकिन वो ये दृक् पुरुष यानी पुरुष तत्व को पूरी तरह से स्किप कर गए, गॉड के एलिमेंट को, कॉन्शियसनेस के एलिमेंट को स्किप कर गए, और उस वजह से ही वो थ्योरी इनकम्प्लीट थ्योरी ही मानी जाती है। तो दृक् पुरुष दर्शनम शक्तिश्च। दर्शनम यानी जो दिखता है, हमें अपनी आंख से कुछ दिख रहा है, ये दर्शन की क्रिया है। तो दर्शन या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्टिफाई होता है? दर्शन से। हम जो भी कुछ करते हैं, हमारा एक्शन, हमारा डूइंग, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा कुछ भी काम करना, जो भी कार्य वो प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, वो दर्शन की क्रिया है। और दर्शन की क्रिया के पीछे दृक् यानी देखने वाला, जो विटनेस है, जो साक्षी है, वो पुरुष तत्व है। अब ये बात इस ब्रह्मचक्र में भी अप्लाई होती है, और ये हमारी यूनिट स्ट्रक्चर में भी अप्लाई होती है। तो इसको हम थोड़ा सा और विस्तार में समझते हैं। अगर हमारा करना, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं या मैं चल रहा हूं, इसको हम एक कार्य समझें, इसको हम एक क्रिया माने, और इस क्रिया के पीछे इसको देखने वाली सत्ता जो है वो हमारा चित्त है। अभी हमने चित्त, अहम और महत का जिक्र किया है। ये चित्त, अहम और महत कॉस्मोस में भी है, ब्राह्मी चक्र में भी है, और वैयक्तिक चक्र में भी है। तो अभी हम वैयक्तिक चक्र से इसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूं या मैं एक्शन में लिप्त हूं, मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूं, या कोई आदमी वॉक कर रहा है, वॉक करने की क्रिया है एक, तो वो सीधी सीधी आंख से देखने वाली क्रिया है, और उसके पीछे देखने वाला चित्त है। बिना चित्त के ये कार्य हो नहीं पाएगा। इंद्रियां जो भी करती हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये जो भी कार्य करते हैं, इसको देखने वाला पीछे कोई है। वो कौन है? वो है हमारा मन का एक भाग, चित्त, यानी माइंड स्टफ, द क्रूड माइंड। क्रूड माइंड के इन्वॉल्व होने से ही वो क्रिया संपन्न होती है। अगर माइंड हट जाए वहां से तो क्रिया होना मुश्किल है। इसलिए देखते हैं कि जिनका कोई ब्रेन का डिफेक्ट हो गया या माइंड उनका डिफेक्टिव हो गया, तो उनके कार्यों में और उनके मन में कोई तालमेल नहीं रहता है, और वो किस तरह से काम करते हैं ये उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। कई बार वो ठीक से काम कर भी नहीं पाते हैं। तो मन का चित्त भाग इन्वॉल्व्ड है, और मन का चित्त भाग साक्षी कहलाएगा इन इंद्रियों के कार्य को। इंद्रियों से हम जो भी कर रहे हैं उसका साक्षी तत्व ये चित्त तत्व है। अब चित्त
तत्व भी कुछ कार्य कर रहा है, यानी वो देख रहा है, वो कल्पना कर रहा है, वो भविष्य में क्या करूंगा ये देख रहा है, कल मेरा क्या कार्यक्रम है ये देख रहा है, या किसी गूढ़ विषय पर चिंतन कर रहा है या कुछ लिख रहा है। तो ये माइंड थॉट्स के माध्यम से वर्क कर रहा है, माइंड एक्टिवेटेड है। ये जो एक्टिवेटेड माइंड है ये ऑब्जेक्टिफाइड प्रकृति है। अगर इसको हम प्रकृति माने तो इसके पीछे जो अहम तत्व है वो इसका साक्षी भाव है। तो साक्षी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, हर स्तर पर साक्षी है। इंद्रियों के कार्य में चित्त साक्षी है, चित्त के कार्य में अहम साक्षी है। और जब अहम कार्य करता है चित्त के अनुकूल, चित्त ने कल्पना की कि ऐसा 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 इतने बजे मुझे ये करना है, जब वो समय आता है, मान लीजिए 11 बजे का कार्यक्रम और 11 बजे का ये प्रोग्राम, ये टॉक, ये जब मैं अभी कर रहा हूं तो ये अहम की वजह से हो रहा है। ये डूअर आई यानी करने वाला मन का एक भाग है जो काम करता है और उसमें सहायता देते हैं ये आंख, ये कान, ये ज़बान और ये हाथ, ये पैर, ये उसमें सहायक हो जाते हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है? मन अगर यहां से हट गया तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो मन का यहां रहना जरूरी है। तो जिस मन से ये कार्य हो रहा है उस मन को हम कहेंगे अहम, द डूअर आई। कार्य करने वाला मन इज डूअर आई। तो ये डूअर आई का, अगर डूअर आई एक्शन है, क्योंकि जब डू हो रहा है, जब ये कार्य कर रहा है, उस वक्त भी तो इसका कोई साक्षी होगा। तो इसका साक्षी उस वक्त महत तत्व है। तो महत तत्व देख रहा है, अहम कार्य कर रहा है, चित्त के अनुकूल, चित्त ने कल्पना की थी, अहम उस कल्पना को पूरा कर रहा है और इंद्रियों के जरिए से ये एक्शन हो रहा है। तो इस तरह से अहम का साक्षी महत हुआ। और जब महत जो और सटल पार्ट है माइंड का, जो व्यक्ति का या यूनिट स्ट्रक्चर का मैंपन है, मैंपन यानी मैं हूं, ये जो डूअर आई है इसका साक्षी है आई एम, आई एग्जिस्ट, मैं हूं। तभी तो ये जानता है कि मैं अहम के जरिए कार्य कर रहा है, कार्य में एकदम इन्वॉल्व है। वो जो इन्वॉल्वमेंट है अहम की, उसको महत जानता है। तो महत यहां पे उसका साक्षी भाव हुआ, आई एम, यानी मैंपन का भाव साक्षी भाव है। फिर अगर महत को हम कार्य लेते हैं, प्रकृति लेते हैं, तो इसका जो सूक्ष्म साक्षी भाव है, साक्षी सत्ता है, वो है मैं जानता हूं कि मैं हूं। आई नो दैट आई एग्जिस्ट। आई एम महत है, आई नो दैट आई एग्जिस्ट इज द कॉन्शियसनेस, इज द नोइंग एंटिटी, द सुप्रीम विटनेस। तो महत तत्व के पीछे भी जो विटनेस है, दृक् पुरुष, वो पुरुष तत्व है, उसके बियॉन्ड वैयक्तिक सत्ता में कोई विटनेसिंग एंटिटी नहीं है। ये चरम साक्षी तत्व है जो जानता है कि वो है। अब ये गूढ़ बात है, और ये जैसे जैसे धर्म साधना में आदमी आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका ये बोध और घना होता जाता है कि वो जानता है कि वो है। ये जानना कि हम हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा सूरज है, इतनी उसकी ताकत है, वो नहीं जानता कि वो है, और उसके पास स्कोप भी नहीं है जानने का, लेकिन उसके पास बहुत शक्ति है। वो बहुत स्थूल बॉडी है, वैसे तो उसके पास फिजिकलिटी भी है, लेकिन उसके पास ये बोध शक्ति, ये दृक् दर्शन की क्रिया, दृक् दर्शन वाला भाव मिसिंग है। एक टाइगर है, कितना शक्तिशाली जानवर है, वो भी नहीं जानता कि वो है, क्योंकि उसका जो साक्षी तत्व है वो इवॉल्व्ड नहीं है। ये साक्षी तत्व मनुष्य लेवल पे है और कॉस्मॉस के लेवल पर तो है ही। संचर प्रतिसंचर क्रिया जब हम समझ रहे हैं तो उसी के साथ साथ ये जो सूत्र नंबर 7 है, इसके जरिए हमें ये जानना है कि हर लेवल पे दृक् पुरुष मौजूद है, हर सत्ता में विटनेसिंग एंटिटी मौजूद है। उस विटनेसिंग एंटिटी के बिना
प्रकृति का कार्य संभव नहीं है। तो ये विटनेसिंग एंटिटी को ही पुरुष कहा गया है और यही विटनेसिंग एंटिटी शिव भी कहलाते हैं। कई जगह ये कंफ्यूजन होता है कि पुरुष कौन और शिव कौन, पर ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं सेम कॉन्सेप्ट की, सेम आइडिया की। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने 3 सूत्रों की बुनियादी बातें की और मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ ताकि मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये इसका जो सार है वो हमारे अंदर पहुँचे। संचर की क्रिया में गुण बनते हैं। पहला, संचर क्रिया से गुण बन रहे हैं और गुण से जो बाइंडिंग है पुरुष की वो हो रही है। फिर प्रतिसंचर में ये जो गुण है ये धीरे धीरे लूजन अप हो रहे हैं और ये प्रतिसंचर और संचर, इनकी एक और विशेषता है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ऐसा भ्रम हो सकता है कि संचर को प्रतिसंचर अगर काट दे तो फिर सृष्टि भी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, इस तरह का चिंतन आ सकता है, लेकिन ये चिंतन गलत है। चूंकि संचर क्रिया एक अलग क्रिया है और प्रतिसंचर एक अलग क्रिया है। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कुछ ही मामलों में है, लेकिन क्रिएटिव सर्कल में, क्रिएशन की सृष्टि के चक्र में एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। हाँ, प्रतिसंचर क्रिया में एक घटना घटती है कि एवोल्यूशन जब हम देखते हैं सिंगल सेल से मल्टीपल सेल, फिर लोअर प्लांट, फिर हायर प्लांट, फिर लोअर एनिमल, फिर हायर एनिमल, फिर हाईएस्ट एनिमल और फिर मनुष्य, ये जो धारा है इसमें नेगेटिव प्रतिसंचर की संभावना रहती है। नेगेटिव प्रतिसंचर मतलब ये हुआ कि आज जो मनुष्य है वो नेक्स्ट टाइम मनुष्य होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। वो जानवर आ सकता है। अगर वो जानवर की तरह जीवन जिएगा तो उसे जानवर का रोल मिलेगा या उसे जानवर की भूमिका मिलेगी या उसे जानवर का जीवन मिलेगा। वो जानवर भी अगर कुछ ऐसा करे कि उसकी प्रगति हो तो वो मनुष्य का जीवन उसको मिल सकता है। मनुष्य की अधोगति हो तो वो कीड़े के रूप में भी जा सकता है, यहाँ तक कि कागज, ईंट, पत्थर तक भी उसका डिटेरियोरेशन हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रतिसंचर की धारा है ये अपने आप में इंटरेस्टिंग धारा है। यहाँ पे जन्म मरण की जो थ्योरी है वो अप्लाई होती ही है और आज जो मनुष्य है कल वो पशु भी हो सकता है, फिर पौधा भी हो सकता है, फिर ईंट पत्थर भी हो सकता है, लेकिन एक पत्थर भी इवॉल्व कर सकता है, एक पौधा भी इवॉल्व कर सकता है। वो पौधे जो किसी ऋषि के आश्रम में हैं और वहाँ चारों तरफ से सत्संग हो रहा है, उस पौधे का गैलप जंप हो सकता है। वो अपने अगली योनि को क्रॉस करते हुए, जंप मारते हुए वो ऊपर की योनि में जा सकता है। इस तरह का गैलप जंप भी देखा जाता है। जो जानवर मनुष्य के नज़दीक पलते हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली या घोड़ा, गाय, उनका भी गैलपिंग जंप हो जाता है। तो ये वैसे बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत बड़ा राज है सृष्टि का। और इस राज से जुड़ा हुआ ये भाव, जो कि थोड़ी सी अलग बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिसंचर के थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं क्यों कोई व्यक्ति दुखी है, क्यों कोई व्यक्ति कम दुखी है, क्यों किसी व्यक्ति के पास संपन्नता है, क्यों किसी व्यक्ति के पास आध्यात्मिक शक्ति है और किसी के पास नहीं है। ये प्रतिसंचर की क्रिया में ही एक्सप्लेन हो सकता है। इसमें मैं एक एग्जाम्पल कहूँगा कि बहुत से मनुष्य हैं वो जन्मों जन्मों से मनुष्य हैं, बहुत से मनुष्य हैं जो अभी अभी मनुष्य बने हैं। क्योंकि क्रिएटिव काम सृष्टि का रुकता नहीं है, रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन रुक गया है, ऐसा नहीं है कि इन्वोल्यूशन रुक गया है। वो स्टैटिक फोर्स नहीं है, दोनों ही स्टैटिक एनर्जी नहीं है, इनमें डायनेमिज्म है। ये सगुण ब्रह्म की जो क्रिएशन है वो डायनेमिक क्रिएशन है, वो लगातार चल रही है। 3 गुणों का प्रभाव लगातार चल रहा है। 3 गुणों से जो बॉडी है वो फ्री हो रही है, वो लगातार कार्य कर रही है। तो इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि क्यों कोई मनुष्य जानवर की तरह बिहेव करता है, जानवर के नजदीक है। क्योंकि मजेदार बात यही है, प्रतिसंचर क्रिया से समझे तो वो अभी अभी जानवर से मनुष्य बना है। तो जो अभी जानवर से मनुष्य बनेगा उसका व्यवहार कुछ कुछ जानवर के नजदीक ही होगा।
तो इसीलिए बहुत से मनुष्य जो जानवर जैसा व्यवहार करते हैं, क्रूअल हैं और नेगेटिव हैं और इंद्रिय सुख में ज्यादा लिप्त हैं, तो उनके अंदर का जानवर यानी उनके अंदर जो पिछले जीवन की वृत्तियां हैं वो प्रबल है, वो अभी हावी है। तो उन्हें मनुष्य जीवन में और रहना पड़ेगा, इस प्रतिसंचर की क्रिया में मनुष्य जीवन में और इस्टैब्लिश होते रहना पड़ेगा और संघर्ष के साथ साथ क्लैश एंड कोहेशन के साथ साथ उसे और ग्रो करना होगा, तब जाके वो एक बेहतर मनुष्य बन सकता है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है टू ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिवर्स और द प्लैनेट अर्थ। Why planet Earth is like this? It is because of this. Why human beings are like this? Why many politicians are like this? Why this whole world is ruled by cruel people, by selfish people, by negative people, by criminals? Why is it so? This Pratisanchar Dhara explains it. But this doesn't mean, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे मनुष्य की जाति है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। पृथ्वी में यानी सृष्टि में डायनेमिज्म है और सत्व गुण का प्रभाव तो है ही, तो सत्व गुण अपना काम करेगा। सत्व गुण चाहेगा कि सत्ता बेहतर लोगों के हाथ में हो, सत्व गुण चाहेगा कि मनुष्य और बेहतर बने, सत्व गुण चाहेगा कि और वो शिव की ओर चले, उसका जो मूवमेंट है वो शिव की ओर और बढ़े, और जब और बढ़ेगा ज्यादा तादाद में लोग शिव की ओर जाएंगे, ज्यादा तादाद में लोग साधना करेंगे, ज्यादा तादाद में लोग दर्शन का अध्ययन करेंगे, तो अपने आप ये जो नेगेटिव लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, ये भी धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। इनके मानस पटल पर भी सत्व गुण का लेयर बढ़ता जाएगा, ये भी ईश्वर मुखी होंगे, इनके हृदय में भी कंपैशन जगेगा, इनके हृदय में भी प्रेम जगेगा, इनके हृदय में भी मानवता के लिए कुछ अच्छा करने की भावना जगेगी, और ये मानवता और फलेगी और फूलेगी और मानव जीवन का और कल्याण संभव भी होगा। मेरे विचार से आज इन्हीं 3 सूत्रों तक अपनी बात को सीमित रखते हैं, क्योंकि फिलॉसफी की क्लास में सारी चीज़ें बहुत भारी हो जाती हैं और बहुत जल्द ही सब चीज़ों को समझे ये भी ठीक नहीं है। हमने आज इन 3 सूत्रों की चर्चा की। अब आने वाले सेशन में हम आगे के 2 सूत्र या 3 सूत्र को डिस्कस करेंगे। जाते जाते या समाप्त करते करते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सबको जो साधना मार्ग पे आ चुके हैं उन्हें अपनी साधना को और बढ़ाना चाहिए, उन्हें साधना में और समय देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मनुष्य जीवन, हम जो दर्शन का भी अध्ययन कर रहे हैं, इसका भी लक्ष्य यही है कि मनुष्य जीवन धर्म के रास्ते पर अग्रसर होकर चल पड़े। क्योंकि प्रतिसंचर धारा में हम यही देख रहे हैं कि मनुष्य बनने के बाद, प्रकृति के 3 गुणों के क्षीण होने के बाद मनुष्य के सामने जो लक्ष्य है वो सीधा शिव है। अभी इसको अगर हम ड्रॉ करके दिखाते तो शिव के ऊपर शक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे ये संचर धारा चली, फिर संचर धारा यहाँ से यूनिट सेल से चलते 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 यहाँ मनुष्य तक पहुंची। अब मनुष्य के सामने भविष्य क्या है? मनुष्य के सामने वही जो बैलेंस्ड ट्रायंगल था, जहां शिव शक्ति साम्य भाव में थे जब सृष्टि शुरू नहीं हुई थी, वही उसके सामने लक्ष्य है और वही उसका लक्ष्य होना चाहिए। समाज भी ऐसा बनना चाहिए कि हर मनुष्य को ये सुविधा मिले कि वो यहाँ से मनुष्य जीवन से अपनी यात्रा इस शिव शक्ति तक कर सके। ऐसा सुयोग मिले, ऐसी व्यवस्था सबके पास हो कि हम धार्मिक जीवन जिए, धर्म के पथ पर अग्रसर होते हुए उस आदि पिता, उस आदि शिव की गोद में पहुंच जाएं, उस आदि शिव की गोद में बैठ जाएं और अपने जीवन को चरितार्थ करें, सार्थक करें। इस कामना के साथ ही कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सभी धर्म के पथ पर तेजी से आगे बढ़ें, आप सबके भीतर मौजूद शिव आपको जल्द से जल्द मिले और आपका मनुष्य जीवन सफल हो। इस आशा और इस कामना के साथ आज की बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मेरा प्रणाम सबको, कोटि कोटि नमन और नमस्कार।